students. Today we will start with history chapter number 3, the Delhi Sultanate. The Delhi Sultanate set the stage for an interesting phase in history called the later medieval period. Delhi Sultanate ने एक मेडिवल हिस्ट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फेज़ शो किया. इंटरेस्टिंग फेज़ क्यों शो किया? कुछ जो इस टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में जो चेंजेस आए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और वो पहली बार आए थे. जैसे कि इस टाइम पीरियड में कॉइन्स बने, स्कूल्स बने, मस्जिद मॉस्क्यूज़ बने और अलग अलग रूल्स बने, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेवलपमेंट हुआ. इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज शो किया मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत ने. दिल्ली सल्तनत के अंदर हम देखते हैं कि दिल्ली का इतना इम्पोर्टेंस क्या था. 12th सेंचुरी से पहले दिल्ली जो थी कैपिटल नहीं थी, किसी भी चीज़ का केंद्र नहीं थी, यहाँ से कोई बिजनेस नहीं होता था 12th सेंचुरी से पहले. उसके बाद जो 12th सेंचुरी थी तब तोमर राजपूत जो थे वो यहाँ पर दिल्ली पर रूल कर रहे थे, जिनको डिफ़ीट किया था चौहान्स ऑफ अजमेर ने. चौहान्स ऑफ अजमेर को डिफ़ीट कर यहाँ पर सबसे पहले टर्किश रूलर्स आए थे, उनके बारे में हम बाद में देखेंगे. और दिल्ली में यहाँ पर इस डायनेस्टी पीरियड में कॉइन्स जो टोकन करेंसी थी वो स्टार्ट हुई और यहाँ पर दिल्ली में जहाँ कॉइन्स बनते थे उसको बोलते थे दिल्ली वाल. और यहाँ पर जो पहले बिज़नेस वगैरह थे, जो मर्चेंट्स थे वो यहाँ नहीं थे. इसी टाइम पीरियड में यहाँ पर जैन मर्चेंट्स की जो नंबर था वो बहुत ही ज़्यादा हो गया. जैन मर्चेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गए. ये कुछ रीज़न्स थे जिस वजह से दिल्ली सल्तनत में दिल्ली की इम्पोर्टेंस ज़्यादा रही. इन दिस चैप्टर वी विल सी द 5 डायनेस्टीज़. हम इस चैप्टर में 5 डायनेस्टीज़ को देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द मीनिंग ऑफ डायनेस्टी. डायनेस्टी का मीनिंग क्या है? डायनेस्टी मीन्स होता है वंश. ये जो अब हम टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं, जो ये डायनेस्टी टाइम पीरियड है, ये 1206 से स्टार्ट होकर 1526 सी तक चला. दैट्स मीन 320 ईयर्स तक. इस डायनेस्टी के अंदर 5 डायनेस्टीज़ आए. 5 डायनेस्टीज़ रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड. नंबर 1 इज़ स्लेव डायनेस्टी. अर्ली टर्किश रूलर, जो मैंने आपको बताया था चौहान्स को डिफीट करने के बाद यहाँ टर्किश आए थे. जो सबसे पहले तुर्क जो रूलर आया था उसी ने यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट की. स्लेव डायनेस्टी में आपको बताऊँ तो स्लेव मीन्स होता है गुलाम और डायनेस्टी मीन्स होता है वंश. यानी कि सबसे पहले यहाँ पर जो डायनेस्टी आई वो गुलाम वंश की डायनेस्टी आई. दैट्स गुलाम वंश आया जिन्होंने यहाँ पर रूल किया. फर्स्ट नंबर पर स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. वी विल गो थ्रू विद स्लेव डायनेस्टी. आज हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से सुल्तान्स थे और उनका टाइम पीरियड कैसे था. स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी इज़ ऑल्सो नोन एज मामलुक सुल्तान और स्लेव. स्लेव डायनेस्टी जो थी मामलुक सुल्तान के नाम से भी जानी जाती थी. इस डायनेस्टी के अंदर 6 जो रूलर्स थे उन्होंने रूल किया था. फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन. इन्होंने इस टाइम पीरियड में यहाँ पर रूल किया था. मैं आपको बताऊँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे महमूद गौरी के वो कमांडर थे. जब महमूद गौरी यहाँ से वापस अपने देश जा रहे थे तो उनको मार दिया गया था रास्ते में. तो वापस जाने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को वो अपना ये जो इनके कमांडर थे उनको यहीं पर छोड़ गए थे दिल्ली टेरिटरीज़ पर. उसके बाद ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इस डायनेस्टी में स्लेव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा. ये सब जो थे स्लेव्स के लीडर्स ही रहे. शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के कमांडर थे. जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह थे ये इल्तुतमिश के बेटे थे. और जो रज़िया सुल्तान थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी. रज़िया सुल्तान और रुकनुद्दीन दोनों जो स्टेप ब्रदर सिस्टर्स थे. और नसरुद्दीन भी इसका ब्रदर था रज़िया सुल्तान का. हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ने स्लेव डायनेस्टी किस तरह से स्टार्ट की थी. लेट्स स्टार्ट विथ
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आगे डेट लिखी है 1206 टू 1210, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये इनका रूलिंग टाइम पीरियड का डेट गिवन है। 1206 में ये रूल में आए और 1210 तक ही ये रूल कर पाए, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई थी। सिर्फ 4 ईयर्स ही इन्होंने अपनी सत्ता को देखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे कमांडर थे मोहम्मद गौरी के। स्लेव्स थे, उन स्लेव्स के कमांडर्स थे। इंचार्ज ऑफ द दिल्ली टेरिटरी, मोहम्मद गौरी जो थे वापस जाते हुए इनको दिल्ली टेरिटरीज़ का इंचार्ज बनाकर छोड़ गए थे। आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी ही इस्टेब्लिश हिज कंट्रोल एंड मार्च इनटू दिल्ली। उनकी मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज बढ़ाना शुरू किया, और जो इन्हें दिल्ली टेरिटरीज़ पर छोड़ कर गए थे ये दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे अपना राज बढ़ाने के लिए। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव और मामलुक डायनेस्टी। ये स्लेव और मामलुक डायनेस्टी के जो थे फाउंडर थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ से पहले शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो थे इनके कमांडर थे, इन्होंने इन्हें अपनी गद्दी दे दी थी। दैट्स मीन इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनकी जगह उनको सक्सीड करके इल्तुतमिश जो थे राज में आए। जब इल्तुतमिश अपने राज में आए तो इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, इन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सिर्फ एक यही कमांडर नहीं थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी में थे, और भी बहुत सारे कमांडर्स थे जिनका कहना था कि हम ही क्यों नहीं सत्ता संभाल सकते, सिर्फ इल्तुतमिश ही क्यों इतना कैपेबल है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सपोर्ट हर बार इल्तुतमिश ने अच्छे से किया, इसलिए कुतुबुद्दीन को उन पर ट्रस्ट था। दैट्स वाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी गद्दी जो थी इल्तुतमिश को दे दी थी मरने से पहले। ही स्ट्रेंथन द बाउंड्रीज एंड स्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग सल्तनत। इल्तुतमिश ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई, अपने राज को बहुत मजबूत किया। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी इन्होंने अपनी पूरी जो सत्ता थी, जो राज इनको मिला था, उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग किया, अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग की, और अपना राज जो अपना शासन था उसको बढ़ाना, उसको डेवलप करना इन्होंने स्टार्ट किया। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और ये बहुत अच्छे सुल्तान थे। इस टाइम पीरियड में इन्होंने 40 नोबल्स बनाए थे जिन्हें चहलगानी कहा गया था। जो ये नोबल्स थे ये टर्किश थे। नोबल्स क्या होते हैं? नोबल्स जो होते हैं इनको सलाह देते हैं, जो राजा को सलाह देते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर जैसे राजा को जो डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, जो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो बहुत अच्छे लीडर्स हो गए, या जो बहुत महान गुरु जिन्हें हम कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज्ञाता होते हैं, ये नोबल्स एग्जैक्टली सेम वैसे ही थे। नोबल्स के पास बहुत सारी पावर्स थी। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 40 नोबल्स जो थे उनको रेडी किया था, वो बनाए थे, और ये इन्हीं नोबल्स के डिसीजंस पर ही सारे काम करते थे। ये नोबल्स जो थे इनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, ये किसी को भी मरवा सकते थे, राजा बनाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन इनके कहने पर चलता था, यानी कि राजा से ज़्यादा पावर नोबल्स के पास होती थी। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने ही इन नोबल्स को बनाया, क्योंकि ये इन पर बहुत ट्रस्ट करते थे। पर ये नोबल्स जो थे इन्हीं के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हुए। मीन्स कि इन्हीं नोबल्स ने कहीं ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की इल्तुतमिश के लिए, वो हम आगे देखेंगे। नाउ हम बात कर रहे थे कि इल्तुतमिश ने अपना राज बढ़ाना स्टार्ट किया। ही गो टू द ग्वालियर एंड बयाना विद द मिलिट्री टू कंट्रोल ओवर दीज टेरिटरीज। और यहाँ पर राजपूत रूलर्स थे ग्वालियर और बयाना में, इनको डिफीट कर जो इल्तुतमिश था उसने ग्वालियर और बयाना को भी अपने अंडर ले लिया था। ही कंप्लीट द टास्क ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ही वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सपना था कि मुझे अपना राज बढ़ाना है, उसको इल्तुतमिश ने सक्सेसफुल किया, और जो इल्तुतमिश था ये दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल फाउंडर बना। इल्तुतमिश had many sons but he made his daughter रज़िया द सुल्तान ऑफ दिल्ली। इल्तुतमिश के काफ़ी बेटे थे, कुछ उसके बेटे सेकंड वाइफ से भी थे, उसकी अपनी वाइफ के साथ भी थे, बट शुरू से ही वो रज़िया सुल्तान को ज़्यादा लाइक करता था, बिकॉज रज़िया सुल्तान जो थी बचपन से ही बहुत ज़्यादा
एक्टिव रहती थी इन सब कामों में, जो काम जो थे सिर्फ बॉयज़ ही करते थे. But the decision that was taken by the Shamsuddin Iltutmish to give the throne to the Razia Sultan was not accepted by the nobles. कुछ nobles जो थे, जो उन्हीं के थ्रू बनाए गए थे, उन्होंने nobles के ने शमशुद्दीन के इस डिसीजन को बिल्कुल रिफ्यूज़ किया कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं. एक औरत देश को या राज्य को नहीं चला सकती. मोनार्की में ऐसा नहीं होता. डेमोक्रेसी में जो फीमेल लीडर्स होती हैं वो लीडर्स बन सकती हैं, फीमेल्स लीडर्स बन सकती हैं, पर मोनार्की में ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली इन दीज डायनेस्टीज़, बिकॉज दीज डायनेस्टीज़ वर रिलेटेड फ्रॉम द इस्लाम. इसमें लेडीज़ के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको रज़िया सुल्तान ने बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया था. उन्होंने थ्रोन पर आने के बाद इन सब जो सबसे इनकी बड़ा जो रूल होता है, पर्दा जो होता है इनको, जो इनको बुर्खा वगैरह रखना होता है, इन्होंने उसको हटाया. ये बिना बुर्खे के जो थी राज पर बैठी. इस चीज़ को भी नोबल्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज दे सेड कि ये इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है. यहाँ पर बात हुई हमारी इल्तुतमिश की. अब हम देखते हैं रज़िया सुल्तान का टाइम पीरियड कैसा था. रज़िया सुल्तान का टाइम पीरियड 1236 से स्टार्ट हुआ और 1240 तक रहा. रज़िया सुल्तान से पहले रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, जो कि इनके हाफ़ ब्रदर थे, हाफ़ ब्रदर मीन्स जो इनकी स्टेप ब्रदर थे उसको हाफ़ ब्रदर भी बोलते हैं, उन्हें रज़िया सुल्तान से पहले शासन दिया गया. बट ही वॉज किल्ड बाय द नोबल्स. नोबल्स के कहने पर उसे मरवा दिया गया क्योंकि वो एक अच्छा शासक नहीं था. रज़िया सुल्तान वॉज अ डायनेमिक रूलर. शी वॉज प्रोग्रेसिव थिंकर. वो एक प्रोग्रेसिव थिंकर थी और बहुत ही अच्छी रूलर थी. रज़िया सुल्तान ने अपने टाइम पीरियड में बहुत से स्कूल्स खुलवाए जिसमें हर तरीके की एजुकेशन दी जाती थी. इस्लामिक एजुकेशन भी दी जाती थी. जो हिंदूज़ थे उनके जो रिलीजन थे उनकी भी एजुकेशन उन बच्चों को दी जाती थी. स्कूल्स खुलवाए रज़िया ने, और रज़िया ने ये कहा कि कोई भी लड़का और लड़की अलग नहीं, ये सब एक ही बराबर होते हैं. रज़िया की इन सब बातों से नोबल्स जो थे बिल्कुल अनहैप्पी थे. इसी वजह से नोबल्स रज़िया के अगेंस्ट थे. She rode elephant like male hunted and led the army. रज़िया सुल्तान जो थी बिल्कुल एकदम मेल्स की तरह हाथी को चलाती थी और शिकार करती थी और बहुत ही अच्छा आर्मी को कंट्रोल करती थी. रज़िया सुल्तान अपने टाइम पीरियड में ओपन कोर्ट्स जो थे इन्होंने स्टार्ट किए. ये एलिफेंट पर आती थी. ओपन जो दरबार लगाए जाते थे, ये सभी की प्रॉब्लम्स सुनती थी और इन्होंने नॉन मुस्लिम जो टैक्स था उसको भी हटा दिया था. शी वॉज सक्सेसफुल इन इस्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर इन हिज किंगडम. वो ये बहुत ही अच्छे इन्होंने अपने किंगडम में लॉज जो थे वो बनाए. रज़िया's reason was short and full of problem. The nobles hated her. They wanted power in their hand. रज़िया सुल्तान का जो पीरियड था ये बहुत ही शॉर्ट था, बट शॉर्ट होने के साथ साथ इनका टाइम पीरियड बहुत ही प्रॉब्लम से भरा हुआ था इनके लिए, रज़िया के लिए. बट जो वहाँ की सल्तनत थी, जो वहाँ के लोग थे, उनके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए. बट द नोबल हेटेड हर. नोबल्स जो थे वो इनसे नफ़रत करते थे और वो चाहते थे कि इसे सत्ता से हटा दिया जाए और सारी जो पावर थी वो हमारे हाथ में आ जाए. They conspired against रज़िया. They killed her in a battle just outside Delhi. इन्होंने उसको रज़िया सुल्तान से बगावत की और रज़िया सुल्तान की गलती ये हुई कि इन्होंने सभी नोबल से डिस्कस करने के अलावा सभी को चुप कराना ज़्यादा अच्छा समझा और इन्होंने आर्मी का सहारा लिया. आर्मी का सहारा लेने की वजह से इन्हें जो वॉर थी वो हारनी पड़ी और वहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छी ब्रेव वॉरियर की तरह से लड़ी और दिल्ली के आउटसाइड पर इनको रज़िया सुल्तान को मार दिया गया. शी डाइड लाइक अ ब्रेव सोल्जर. शी लाइज इन अ ग्रेव एट तुर्कमान गेट. ये एक बहादुर योद्धा की तरह लड़ी और तुर्कमान गेट पर जो कि दिल्ली में है वहाँ पर अभी भी इनकी कब्र है. नाउ गियासुद्दीन बलबन 1266 to 1287. दिस इज़ द रूलिंग टाइम ऑफ गियासुद्दीन बलबन.
After the Razia Sultan's brother, he came in the rule, Ghiyasuddin Balban. In 1266, Balban came to power. He was an able noble and proved to be the most powerful ruler of the slave dynasty. रज़िया सुल्तान के बाद उसका ब्रदर आया. उसके ब्रदर के बाद उसके ब्रदर को नोबल्स ने मरवा दिया था. उसके बाद रूलिंग टाइम पीरियड में आया गियासुद्दीन बलबन. ये बहुत ही एक एबल जो था वो शासक था और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल जो सुल्तान था स्लेव डायनेस्टी का. और दिस गियासुद्दीन बलबन इज़ द लास्ट sultan of slave dynasty. After the Ghiyasuddin Balban, slave dynasty is almost completed his time period. As a sultan, Balban recognized the army. He led many campaigns against the local rulers and defeated them. जब गियासुद्दीन बलबन सियासत में आया, उसमें राज में आया, सुल्तान बना, उसके बाद उसने अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज़ किया. काफ़ी सारे कैंपेन्स बनाए लोकल लोगों के ऊपर और उनके कुछ एरियाज़ को कुछ राजाओं को डिफीट करके उसने अपनी बाउंड्रीज जो हैं और जो अपना शासन है उसको बढ़ाया. ही ऑल्सो डिफीटेड मंगोल्स एंड कंट्रोल द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स. गियासुद्दीन बलबन ने मंगोल्स को हराया और नॉर्दर्न वेस्ट बॉर्डर्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया. ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन कस्टम ऑफ सिजदा एंड पेबोसा. सिजदा मीन्स होता है जिस तरह भगवान को घुटने टेक कर माथा टेकते हैं. सिजदा मीन्स भगवान को जिस तरह हम माथा टेकते हैं उसे सिजदा बोलते हैं. और पैबोसा यानी कि भगवान के पैरों को हाथ लगाकर अपने माथों पर लगाना. ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन कस्टम ऑफ सिजदा एंड पैबोसा. सिजदा एंड पैबोसा आपको समझ आ गया होगा. वो चाहता था कि लोग मेरी भगवान की तरह मुझे पूजे. बट जो वहाँ के लोग थे उन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया. वो कहते थे ये जो कस्टम ये सुल्तान अप्लाई कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है इसके लिए, ये जो कस्टम है ये सिर्फ भगवान के लिए, हम इसे नहीं मानते. बलबन वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस कस्टम. व्हेन बलबन डाइज द टर्किश रूलर हैड बीन फर्मली एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली, द गंगा, यमुना, द्वाब एंड ईस्टर्न राजस्थान. उसके बलबन की डेथ के बाद जो टर्किश रूलर थे उनका जो शासन पीरियड था वो शासन जो था गंगा, यमुना, द्वाब और ईस्ट राजस्थान के जो एरियाज़ में था ये कमज़ोर पड़ने लगा और धीरे धीरे वीक हो गया. हिज सक्सेसर वर हाउएवर वीक. उसका राज जो था वो कमज़ोर होने लगा. आफ्टर द गियासुद्दीन बलबन खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है. दिस टाइम द खिलजी नोबल कैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1290. बलबन के डेथ के बाद खिलजी नोबल्स ने जो दिल्ली का शासन था वो अपना लिया. आफ्टर दिस खिलजी डायनेस्टी विल स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग द खिलजी डायनेस्टी आई वांट टू शो सम क्वालिटीज़ फॉर बीइंग अ सुल्तान. अब कुछ क्वालिटीज़ देख लेते हैं सुल्तान बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए होती थी. सबसे पहली क्वालिटी तो ये कि वो मिलिट्री का जनरल होना चाहिए. उसे मिलिट्री अच्छे से हैंडल करनी आनी चाहिए. ही हैड टू बी अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जनरल विद एम्बिशन एंड एक्सपेंशन पॉलिसीज़. और उसके पास अच्छी पॉलिसीज़ होनी चाहिए अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए. और उसके पास काफ़ी अच्छे स्किल्स होने चाहिए अपनी मिलिट्री डिज़ाइन के लिए. मिलिट्री डिज़ाइनिंग मीन्स अगर किसी ने कोई आक्रमण कर दिया या कोई वॉर स्टार्ट होने वाली है तो उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी वो अपनाएगा राजा, वो सब स्ट्रेटजीज उसे अच्छे से आनी चाहिए. और जो सुल्तान था, सुल्तान एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अच्छी उसके पास स्ट्रेटजी और एकदम वो उसे सुल्तान तभी माना जाता था जब उसे नोबल्स पास आउट कर देते. ओनली अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हु गेन सपोर्ट, जिसके पास सपोर्ट होता था नोबल्स का, मिलिट्री उसके पास अच्छी होती थी और उलेमास की जो मंजूरी होती थी वो उसके पास होना ज़रूरी होता था. तभी जो एक पर्सन था वो सुल्तान बन पाता था. दीज आर द क्वालिटीज़ फॉर बिकमिंग अ सुल्तान. इन नेक्स्ट क्लास we will start with the Khilji dynasty. In next class we will start with Khilji dynasty. In today's video we will complete our slave dynasty. Next class में हम Khilji dynasty से start करेंगे.